एवरीवन, आज हम यूनिट सेकेंड की शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियों के प्रकार के विषय में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर हम शिक्षण विधियों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी विधि किस तरीके से मॉडर्न है, क्यों वो ट्रेडिशनल है और किस विधि का उपयोग शिक्षण विधि में ज्यादा उचित रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आने वाला समय निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्पफुल होगा। व्याख्यान विधि। अब यूनिट सेकंड में शिक्षण विधियों में सबसे पहली विधि जो है वो है व्याख्यान। व्याख्यान करते हैं, व्याख्यान विधि। इसे लेक्चर मेथड के नाम से जाना जाता है, लेक्चर मेथड। अब क्या है लेक्चर मेथड? आप लोगों को जैसा कि नाम से पता है कि ए एक टीचर है और इस टीचर के सामने बी सी डी ई एफ जी एच आई ये हमारे स्टूडेंट हैं। अब ये व्यक्ति बोल रहा है, किसी भी विषय पर बोल रहा है। इस व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है और लगभग 95% ऑफ द क्लास ये व्यक्ति बोलता है। ये स्पीकर है और ये इसमें लिसनर है। और खासकर याद रखिएगा, ये जो लिसनर है ये पैसिव लिसनर है। इसमें शॉर्टेज नो इंटरेक्शन की है, यानी इनके बीच में अंतःक्रिया नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। बच्चा जरूरी नहीं कि इंटरेक्शन करे और इसी कारण इस विधि को हम वन वे टीचिंग कहते हैं, वन वे टीचिंग मेथड। अब इस पूरे सिस्टम को अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये बात समझनी होगी कि जैसे होता क्या है कि हम पूरे वर्ष बच्चे को व्याख्यान यानी लेक्चर्स देते रहते हैं और चाइल्ड का काम होता है उन लेक्चर्स को मेमोराइज करना, याद करना अपने आप में। तो क्या बच्चा टेप रिकॉर्डर है क्या? आप कहेंगे नहीं है, जबकि कर तो यहां पर यही रहे हैं आप। बच्चे को आप सारी की सारी चीजें केवल याद करने को बोल रहे हैं। बच्चा ना वो फील कर पा रहा है, ना वो बात कर पा रहा है, ना वो चर्चा कर रहा है। केवल आप उसे अपनी बात, अपना ज्ञान उसके दिमाग में आप डालना चाह रहे हैं। ये ऐसी शिक्षा क्या थी पहले? नहीं थी सर। थी हाँ। शिक्षा पहले ऐसी ही थी और इसी कारण इसको हम पारंपरिक शिक्षण विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? पारंपरिक शिक्षण विधि। अब यहां तक तो आपने बहुत आसानी से पढ़ लिया। इस विधि को और क्या कहा जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये अधिनायक शिक्षण विधि है और इंग्लिश में इसे हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब जो हम कहें वही सत्य, जो हम कहें वही न्याय। यानी टीचर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 2 और 2 4 उसने कह दिया है तो फिर 3 और 1 4 नहीं होता है। ऐसी सोच रखने वाले उसमें बच्चा निष्क्रिय होता है। इस कारण ये ट्रेडिशनल मेथड है, अधिनायक है और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये शिक्षक केंद्रित है। ये कैसी शिक्षण विधि है? शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित है। अब आई थिंक आपको व्याख्यान विधि समझ में आ गई होगी कि व्याख्यान विधि का क्या मतलब है। बात समझ में आ रही है? यस। यानी व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक एक उद्घोषक या लेक्चर के भूमिका में होता है, जो अपने दिमाग को बच्चों के सामने बोलता है। बच्चे निष्क्रिय होकर के उसे सुनते हैं और बच्चों का काम बताई गई बात को याद करके एग्जाम के समय में दोबारा फिर से लिखना है। ऐसे में बच्चों के मस्तिष्क का विकास
व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना, बच्चों के ज्ञान के स्तर का ध्यान रखना, बच्चों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखना कहाँ किया गया। और जहां ऐसा नहीं हुआ है वो शिक्षण विधि मनोविज्ञान अच्छी नहीं मानता है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि मन को अपनी बात कहने का समय मिलना चाहिए। अगर आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं तो फिर हम आपकी बात सुनेंगे नहीं। यही रीजन होता है कि लोग चिल्लाते रहते हैं, 45-45 मिनट लोगों की लेक्चर चलती है और बाद में उनसे अगर पूछ लिया जाता है कि पढ़ाया क्या गया था तो बच्चा कहता है पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया था। रीजन मैंने सुना ही नहीं। तो ये हमारा पहली व्याख्यान शिक्षण विधि है। इसमें तार्किक क्रम में शिक्षण होता है। इसके क्वालिटीज ध्यान दे लीजिएगा। इसमें सीरियलाइज्ड शिक्षण होगा, मतलब एक के बाद एक पाठ्यक्रम बना रहता है, उसके अनुसार शिक्षण होता है। और ये शिक्षण का ज्ञानात्मक पक्ष है, केवल नॉलेज बेस्ड लर्निंग होती है। नॉलेज बेस्ड टीचिंग है यहाँ पे, नॉलेज बेस्ड टीचिंग यानी ज्ञानात्मक शिक्षण होता है। केवल आपको फैक्ट बता दिए जाते हैं और अगर आप उनको मगअप कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की बुद्धि पर कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं है। जो जितना अच्छा रटूत होता है वो उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कक्षा पर पूरी तरीके से नियंत्रण पे रहती है और इसमें लचीलापन नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको क्यों प्रयोग किया जाए, अच्छा इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या करेंगे, अगर हम इसको करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो ये ध्यान रखिएगा। ये व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है। ये शिक्षण विधि जैसे चल रही है, इसके गुण पहले नोट कर लीजिए। ये समय को बचाती है, समय की बचत। बात आती है अगर शिक्षण विधि का गुण क्या है, तो ये समय की बचत रहेगी। दूसरा, सारांश कार्य अच्छे से होता है, यानी जैसे होता है नहीं, शॉर्ट में समझा देना। एग्जामिनेशन के दिन जैसे आप 2 घंटे की क्लास लेकर के बच्चे को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ऐसा करता है, बिल्कुल किताब घोल के पिला देंगे आज, तो वो सारांश देने का काम इसमें किया जाता है। और तीसरा होता है गृह कार्य देने के लिए बहुत आवश्यक है इस तरीके की चीजें, गृह कार्य देने हेतु। और चौथा है प्रेरणा प्रदान करने के लिए। बच्चे को अगर तुम्हें उत्साह देना है तो उसके लिए, और सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए ऐसा आवश्यक है। ये इस शिक्षण विधि के गुण हो गए, ठीक है। अब इसकी कमियां, इसके दोष क्या हैं, शिक्षण विधि में क्या क्या दोष हैं। नंबर 1, ये अधिनायकवादी है। जो टीचर चाहता है वही होता है, टीचर क्या बोल रहा है वो टीचर पर डिपेंड करता है। शिक्षक केंद्रित है ये, जबकि होनी चाहिए छात्र केंद्रित। ये शिक्षक केंद्रित है। पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर। कुछ टीचर्स देखे होंगे तुमने, उनका चैप्टर पूरा होता रहेगा, सिलेबस खत्म होना है। बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा, आया नहीं आया, उनसे मतलब नहीं है। उनका कोर्स पूरा, चलो लिखो। जैसे कुछ आपके ग्रेजुएशन या इंटर के टाइम पे रहे होंगे, आप वो गाइड लेके आएंगे, चलो लिखो ओपन। कहाँ थे हम, अच्छा ढूंढा पेज, हाँ लिखो, हेडिंग डालिए, लिखिए, लाइक दैट। ये काम शुरू कर देते हैं और यहाँ पर ये विधियां रहती हैं। दूसरी चीज है छात्र की प्रतिक्रिया की कमी। छात्र प्रतिक्रिया की कमी, इसमें बच्चा अपनी रिएक्शन नहीं दे पाता। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब आप शायद व्याख्यान विधि को समझ चुके हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेशन विधि। अब डिमॉन्स्ट्रेशन विधि का मतलब है दिखाकर बताना, दिखाकर बताना। अब बच्चे को, आप ए हैं और बच्चा यहां पर है,
ये छात्र है और आप शिक्षक हैं। अगर आप कोई भी चीज डिमॉन्स्ट्रेशन विधि में प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं, अब दिखाने के लिए आपने बच्चे को बीच में एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आप लेकर के आ गए, कोई वस्तु लेकर के आ गए और इस वस्तु के माध्यम से आप शिक्षण करते हैं। यानी यहां पर शिक्षण विधि में एक माध्यम होना जरूरी है और यह माध्यम TLM कहलाता है। क्या कहलाता है? अब यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? ये कि किस विधि में TLM का प्रयोग होता है। तो TLM का प्रयोग हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन विधि में होता है। इसमें आप किन किन चीजों को लेकर के डिस्कस करेंगे? अब यहां पर देखिए, जब दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा तो कुछ छात्र बताएगा और कुछ अध्यापक बताएगा। दोनों बात कर रहे हैं ना, दोनों बात कर रहे हैं, छात्र और अध्यापक। इस कारण ये विधि प्रजातांत्रिक विधि कहलाती है। अब ये चीज आपको नोट करके रखना है कि ये प्रजातांत्रिक विधि है और इसी कारण ये मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि में जब हम शिक्षण करेंगे तो यह शिक्षण दोनों लोगों को बराबर का वो देता है। इस कारण ये छात्र और शिक्षक के संबंध केंद्रित है। ये दोनों चीजों को लेकर के केंद्रित होती है, यानी छात्र और शिक्षक के बीच में जो संबंध बनता है उसको लेकर के ये विधि आती है। अब इस विधि के गुण क्या हैं? गुण इस तरफ चलते हैं, क्योंकि जल्दी थोड़ा सा पढ़ाना होगा हमको। तो आप देखेंगे कि जो शिक्षण विधि है ये सरल है, स्पष्ट है, मनोवैज्ञानिक है, तार्किक है और प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक होने का मतलब दोनों को रिएक्शन का मौका मिलता है। इसका ज्ञान स्थायी होता है और कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास। समझ में आया, नहीं आया? अब इसमें क्या क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं, TLM में हमारे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो चीजें आप इस तरफ नोट कर सकते हैं। यहां पर हम मॉडल यूज कर सकते हैं, पोस्टर यूज कर सकते हैं, हम ग्राफ यूज कर सकते हैं, चित्र यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, मैप यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम मॉडल, चित्र, पोस्टर, ग्राफ, मैप, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब होता है किसके बाद क्या आएगा। इतनी एक तो सबसे पहली चीज इसमें जो आएगी वो है समय ज्यादा लगना। जैसे आप कोई चीज पढ़ाना चाहते हैं और आपने किसी टॉपिक को दिखा दिया, कोई फोटो दिखा दी, बच्चा उसी में चर्चा कर रहा है, बहस लड़ाई पड़ा, ये कैसे हो रही है, वो कैसे हो रहा है, मेन टॉपिक किनारे हट गया, पहले उस पर चर्चा कर लो। तो यद्यपि यह चर्चा सार्थक होती है लेकिन जरूरी नहीं कि वो सार्थक हो। आपकी क्लास में अभी जो हमने चर्चा की थी वो सार्थक नहीं, निरर्थक हो गई। जो हमारे प्रयास थे वो सार्थक नहीं बल्कि फ्यूटाइल हो गए, उल्टा हमारे ऊपर आरोप आने लगे। ये प्रयास क्या था? लोगों की सहायता करने का। ऊपर से क्या आने लगा? ये स्वार्थी हैं। तो ये चीजें समय ज्यादा लगता है। दूसरी चीज क्या है? सही चुनाव संभव नहीं। या सही चुनाव मुश्किल होना। संभव तो हो ही सकता है, इसको मुश्किल कर लो। मुश्किल होना थोड़ा टफ रहता है।
जैसे कि जो चीज पढ़ाना चाह रहे हैं हम उसी से रिलेटेड ग्राफ, वैसा ही ग्राफ, वही चीज बड़ा मुश्किल मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है तीसरे नंबर पर यहां पर कि जो इसका आयोजन है वो एक प्रशिक्षित अध्यापक ही कर सकता है। ठीक है। और चौथे में है हर विषय वस्तु के लिए अनुपयुक्त। ऐसा नहीं है कि ये हर चीज के लिए अनुपयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है, या ये कह लो हर विषय वस्तु के लिए उपयुक्त नहीं। इसके लिए कुछ जो चीजें हैं वो कुछ विषयों पर तो ये ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाना है, कोई और चीजें पढ़ानी है। लेकिन अगर आप कुछ जैसे समाज पढ़ाना है वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बायो पढ़ाते समय अगर आप ह्यूमन बॉडी का डिमॉन्स्ट्रेशन करने बैठ जाएं तो बच्चा बायो कम पढ़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेशन पे ज्यादा बात करेगा, बदतमीजी होती है क्लास में। तो ये चीजें जरूरी हैं कि वहां पर आपको होल्ड चाहिए होगा। ठीक है ना। तो अगली विधि हमारी विवरण विधि है, जिसे हम नैरेशन मेथड कहते हैं। नैरेशन मेथड किसी चीज के होने की प्रक्रिया या उसके घटित होने के कारणों पर चर्चा करना है, कारणों पर चर्चा करना। ठीक है। और विशेषकर इस विधि में हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान और समाज से सामाजिक, जैसे समाज शास्त्र कह सकते हैं, इनका अध्ययन इसमें संभव है। अब देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लीजिए कि ये क्यों होती है। इधर देखिए, इसमें एक अंग्रेजी में आपने एक कहा वो सुना होगा जिसको कहते हैं पिक्चोरियल क्वालिटी। एक अंग्रेजी में एक वर्ड है पिक्टोरियल क्वालिटी। पोएट्री ऐसे पढ़ाना कि बच्चों के अंदर इमेज क्रिएशन हो जाए। तो ये जो इमेज क्रिएशन का काम है ये नरेशन का काम होता है। प्रकृति ऐसी लग रही है जैसे मानो की, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजों का डिस्क्रिप्शन है, वहां पर एक घास की तिनके पर बैठा एक टिड्डा जिसकी अभी हरी हरी दो आंखें थी। लाइकवाइज अगर हम बहुत माइन्यूट डिस्क्रिप्शन करने लगते हैं तो बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि वो अभी वहां पर देख रहा है। तो अगर जैसे हम बात करें 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो 1857 की क्रांति के दौरान होने वाले उसके कारण, उसकी घटना, उसके परिणाम और प्रभाव, इन पर चर्चा होगी ना। इन पर चर्चा होने के दौरान ऐसा लगेगा बच्चे को कि वो 1857 में ही जी रहा है, अगर सही से उसे पढ़ाएंगे तो। बच्चे को उस चीज का एहसास करा देना, ये आपका विवरण विधि होता है। विवरण विधि में सजीवता आने की बात होती है। विवरण विधि में सजीवता लाई जाती है और बच्चों का जो मन होता है, बच्चों के मन में घटना या उसकी जो घटना के बाद कह सकते हैं घटना या तथ्य का सजीव चित्रांकन किया जाता है, उसकी विशेषताएं बताकर। ये हमारी विवरण विधि होती है। अब विवरण विधि के भी गुण दोष, तो अगर बात करें गुणों की तो ये मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चों के मन को हम टच करते हैं।
ये गुण है बेटा, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी चीज, ये विषय वस्तु को रोचक बनाती है, विषय वस्तु को रोचक बनाती है। तीसरी है तथ्यात्मक अध्ययन होता है, तथ्यात्मक अध्ययन। छात्र की सक्रिय भागीदारी रहती है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चनिंग होती रहती है इसमें। अब आप बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा, या सिचुएशन ऐसे कैसी आई होगी, तो इस तरीके से इसकी विशेषताएं रहती हैं। तो यहाँ पर मेन ये चीज आती है। अब इसके दोष, इस विधि के क्या दोष हैं, तो इस विधि के दोषों को बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस विधि में बहुत ज्यादा दोष नहीं है, केवल कुछ विशेषताएं हैं। पहली ये कि शिक्षक को बड़ा प्रशिक्षित होना चाहिए, इसमें शिक्षक प्रशिक्षित हो, नहीं तो वो विवरण बता ही नहीं पाएगा, वो कुछ और ही बता जाएगा। जरूरी होना चाहिए कि शिक्षक को ये पता हो कि कैसे करना है और क्या करना है। दूसरी चीज क्या है, अनुशासन रहना चाहिए क्लास में। अनुशासन होने पर ही प्रभावी है। जैसे कि सर कुछ बताने जा रहे हैं और पीछे बच्चे चौक फेंक रहे हैं, तो फिर हो गई पढ़ाई, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना है। दूसरी चीज, शिक्षक एक कुशल कहानी, शिक्षक एक कुशल वक्ता हो इसके लिए। ठीक, तो यहां छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क और सोच की अवधारणा विकसित करने के लिए की जाती है। हाँ, तो छात्रों में कल्पना शक्ति और सोच की अवधारणा का विकास करना इस विधि में होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे शिक्षा है, शिक्षा में अगर आप उदाहरण ना दें, उदाहरण देकर समझाना, जैसे हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत है। अब पियाजे के सिद्धांत में, पियाजे का सिद्धांत, अब इस सिद्धांत को अगर आप ध्यान दें, हमने क्या किया, देखिए उदाहरण विधि को समझाने के लिए हमने क्या किया, पियाजे जी के सिद्धांत को हम लेकर के आए, और हमने यहां पर आपसे दो बातें कही कि वहां पर मूर्त और अमूर्त के आधार पर मूर्त क्रियात्मक है और अमूर्त क्रियात्मक है। अब आपको नहीं पता कि मूर्त क्रियात्मक क्या है या अमूर्त क्रियात्मक क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। इस चीज को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम उदाहरण ही तो देंगे। उदाहरण देकर समझाने का मतलब उदाहरण विधि है, ठीक है ना। और जो उदाहरण है, ये उदाहरण दो तरीके का होता है। इधर देखिएगा, ये शाब्दिक उदाहरण हो सकता है एग्जाम्पल टाइप में, और एक दृश्यात्मक उदाहरण हो सकता है। दृश्यात्मक उदाहरण कैसे होता है, जैसे मान लो कि आप बाजार गए हैं। अब ये मान लो, क्या मान लो कि आपके हाथ में ये है, मान लीजिए ऐसा हुआ है, तो जब आप ऐसा हुआ है कैसा, आप बीमार हैं। अब ये उदाहरण हो गया ना। अब शाब्दिक में क्या होता है, शाब्दिक में हम एग्जाम्पलीफाइड, जैसे बच्चे को बताते हैं कि कम में से ज्यादा को घटाने के लिए ऐसे करेंगे, तो छोटे बच्चे को तो हम ऐसे बताएंगे ना कि 1 2 3 4 5। अब 5 में से अगर हमने 3 और जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, तो बच्चा खुद ही कहेगा कि 5 ये हो गए और 1 2 3 ये हो गए, ये सब मिला के 8 हो जाएंगे।
तो ये उदाहरण उसको समझाना कि कैसे प्लस की अवधारणा काम करती है, कैसे जोड़ में ज्यादा हो जाता है और कम घटाव में कम हो जाता है, उस चीज को हम उदाहरण विधि से समझाएंगे। तो ये विधि भी हमारी आधुनिक विधि है, ठीक है ना, और ये भी छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि हम बच्चे की योग्यता अनुसार उसकी अध्ययन के लिए एग्जाम्पल देते हैं। रही बात इसमें गुण क्या है, तो ये विधि सरल है, मितव्ययी है, समझ का विकास करने वाली है और मनोवैज्ञानिक है। अब इसके दोष क्या हैं? देखो, विधि कोई भी हो शिक्षक पर डिपेंड करेगी, तो यहां पर भी शिक्षक की योग्यता पर निर्भर है। योग्यता पर सफलता, अगर शिक्षक अच्छा है तो इस विधि को हम सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, छात्रों का ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अगर बच्चा इन्वॉल्व नहीं होगा, आप कह रहे हैं, मान लो बच्चा कहता है हम बाप की नहीं मानते, आपकी काहे माने। आप कह रहे हैं मान लीजिए ये है, वो कहता काहे मान ले, क्या करेंगे आप? क्योंकि बच्चे बहस करते हैं। तो आप उदाहरण ऐसा दें जिससे बच्चा ऐसा ना हो। बाई चांस उदाहरण के समय आपने बच्चे के लिए कुछ उल्टा सीधा कह दिया या आपने कुछ गलत कह दिया, तो बच्चा वहां अर्थ का अनर्थ ले लेगा। इसलिए उदाहरण विधि का प्रयोग बहुत ही काबिल व्यक्ति द्वारा और मतलब काबिल अध्यापक द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार सोच के किया जाना चाहिए, और छात्रों का ध्यान इसमें बहुत आवश्यक है। अगर छात्र इंटरेस्ट, रुचि लेकर के बात को समझेगा नहीं, तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा जिस चीज को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो उसको नहीं समझ रहा है और फिर आप बीच में एक ज्ञान ले आए उदाहरण। अब वो उदाहरण पे जाके समझे पहले, फिर उस उदाहरण की समझी हुई बात को वो यहां पे लागू करे, तो इतना अगर अटेंशन छात्र दे रहा होगा तो पढ़ जाएगा, है ना। तो छात्र की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। राम है, कौन है? एक और एक है श्याम, और इनको इनके पापा ने 100 रुपए दिए। क्या दिए? किसको दिए? राम को। राम को, और कहा कि दोनों लोग इस तरह बांटो कि राम को श्याम से 2 रुपए ज्यादा मिले। आंसर बताइए, राम का कितना आएगा और श्याम का कितना आएगा? आप लोग करिए जल्दी से, जल्दी बताइए, 1 मिनट में। 52 48 52 48, ये देखिए 4 रुपए का डिफरेंस आएगा फिर। 50 52, आगे बताइए, जल्दी बताइए, 1 मिनट में जल्दी बताइए। 52 48 समझ में आ रहा है, 50 52 समझ में आ रहा है, और बोलिए बोलिए जल्दी। 49 और 51। 49 51, ये सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी समस्या 2 रुपए ज्यादा मिले ना, कैसे सॉल्व करना है ये बच्चे को बताने की जरूरत है। अब ये कहानी अगर आप अपने बच्चों को बता दें तो बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? कि 100 रुपए को बांटना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और शर्त के साथ बांटना है, तो बच्चे के सामने समस्या है कि नहीं है? और बच्चा ही बांटेगा तो सॉल्व भी कर रहा है अपनी समस्या को वो,
यही विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। सर हमने सॉल्व किया। बच्चे के सामने एक समस्या क्रिएट करके उसे सॉल्यूशन करने के लिए छोड़ देना, बच्चे को एक सॉल्यूशन दे निकालने के लिए कहना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। तो ये विधि मैथ के लिए, ये गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए विधि बहुत उपयुक्त विधि है। इसमें बच्चा विषय से जुड़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और यहां पर आप समझ सकते हैं कि आप 50, 48, 52 ये आपके आंसर हैं। आप बच्चे नहीं हैं, लेकिन आंसर ये हैं। सर मेरे नहीं। ये आपके भी आंसर वही थे। ये तो बाद में आप दिमाग लगाए हैं, जब ये गलत हुए हैं। हाँ? जब तक कंफर्म नहीं हो हमने जाता इसलिए तब बोला तक ही नहीं था। है कि नहीं? तो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। समस्या समाधान विधि के चरण क्या हैं? अब देखिए जल्दी से इसके चरण। समस्या निर्माण करना पहला चरण है। अब ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। समस्या समाधान विधि के चरण, और बहुत ढंग से समझिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर है समस्या समाधान क्लू देना। समाधान कैसे होगा वो भी क्लू दिया जाना है। तीसरी चीज क्या है? बच्चों को कार्य एवं उद्देश्य, मतलब बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि समस्या क्या है, उनको करना क्या है, सही से समझाना। चौथा चरण है निर्णय या समस्या समाधान करने देना। समस्या समाधान करने देना। और पांचवा चरण हो जाएगा शिक्षा और विश्लेषण। बच्चों को समझाना कि देखो ये समस्या ऐसी थी, शिक्षा और विश्लेषण करके उसका उद्देश्य, यानी लास्ट में तुम्हें पूरा जो उसकी शिक्षा है, जो लास्ट में आपका हल है, वो आपको बताना है, सही हल बताना। ये विश्लेषण में ही आ रहा है। 5 चरण है किसी समस्या समाधान विधि के। और इन 5 चरणों के बारे में जॉन डीवी ने लिखा है, और हाउ वी थिंक, ये जॉन डीवी ने लिखा है, और इनकी बुक है हाउ वी थिंक। इसमें 5 में शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, ये नोट करिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, ये कामता प्रसाद पांडे हैं, श्री लगा देना, कामता प्रसाद पांडे। और इन्होंने इस विधि के 6 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए? नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। 6 चरण किसने बताए? कामता प्रसाद पांडे जी ने। और जॉन डीवी ने कितने बताए? 5 चरण। और एक है विनिंग एंड विनिंग, विनिंग एंड विनिंग, इन्होंने इसके 4 चरण बताए हैं। तो अगली विधि हमारी मानसिक उद्वेलन विधि है, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। इसके जो हमारे प्रतिपादक हैं वो O.F. ऑसबॉर्न हैं। ये नाम आपको याद रखना है, मानसिक उद्वेलन विधि। अब मानसिक उद्वेलन है क्या चीज? मानसिक उद्वेलन विधि क्या चीज है? तो मानसिक उद्वेलन विधि में आप यह समझ लीजिए
कि शिक्षक छात्र की मानसिक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, स्रोत बनता है। आपने हिंदी में रामायण सुना होगा और वहां पर आपने सुना होगा एक शब्द है, का चुप साध ही रहा बलवाना। का चुप साध ही रहा बलवाना। ये हनुमान जी को जामवंत ने कहा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हनुमान जी अपने बल को भूलकर मायूस बैठे थे। अब एक बात यहां सोचने की यह है कि यहां पर छात्र के रूप में कौन है और टीचर कौन है? क्या हनुमान जी के अंदर क्षमता कम थी क्या? क्षमता है, बट वो उस क्षमता का एहसास नहीं है, उनको ताकत का एहसास नहीं है ना? तो ऐसे में शिक्षक क्या करता है? व्यक्ति को उसकी क्षमता का एहसास करा देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? राम काज लग तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वत आकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपन गिरिन का राजा, सिंहनाद कर बारह बारा, लीलऊ नाघऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण मारी, आनव हिया त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछो तू ही, उचित सिखावन दीजो मोही। जब ये बात पता चल गई तो चिल्लाने लगे, बताओ कर का दें? समुद्र पी जाए कि धरती उखाड़ दें कि सागर के कर दें? किया उन्होंने, लेकिन ये क्षमता उनके अंदर थी और इस क्षमता का एहसास कराया केवल उनके शिक्षक ने। जैसे मूवीज में अक्सर आपने देखा होगा कि हीरो जो होता है, हीरो विलेन के द्वारा मार खा करके जमीन पे पड़ा होता है, बेहोश, बिल्कुल ऐसा लगता है मर चुका है। फिर उसकी सिस्टर या उसकी मदर या हीरोइन उसको मोटिवेशन देती है। तो ये जो मोटिवेशन है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, तूफान पैदा कर देना व्यक्ति के दिमाग में, और इस तरीके का तूफान पैदा कर देना कि आप सफलता की ओर बढ़ चलें। माफ करें, मैं इतना बड़ा श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बीएड में मोटिवेशन या ब्रेन स्टॉर्मिंग मैं चाह रहा हूं और मैं करके रहूंगा। और यह बात हकीकत है। कितने लोग, वही बात है ना कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, है ना? है कि नहीं? तो ये चाहिए भारत के शिक्षकों जगो, भावी शिक्षकों जगो, पढ़ो, अपने अंदर ज्ञानार्जन करो ताकि आप दूसरों को ज्ञान दे सकें। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है, इसमें हम बच्चे पर ही केंद्रित होकर के उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करते हुए उसके साथ कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी बस इतनी चीजें आएंगी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के मतलब में किसी को मानसिक तौर पर सक्रिय कर देना, ये चीज यहां पे नोट कर सकते हैं आप। मानसिक तौर पर सक्रिय कर देना, ठीक है ना? ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। चरण में है, यहां पर वाद विवाद विधि पर अब हम चर्चा करेंगे। इसे हम डिस्कशन मेथड कहते हैं। डिस्कशन मेथड ये हमारा ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है। चूंकि जो उपनिषद हैं और वेदांत है, वेदांत में जो भी ज्ञान है वो प्रश्नोत्तर मेथड पर है, जहां पर चर्चाएं की गई हैं, शंकाएं समाधान की गई हैं
और प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश की गई है। और वर्तमान समय में भी जब हम छात्र और शिक्षक संबंधों पर चर्चा करते हैं, या दोनों मिलकर के एक समन्वित, जिसे कहते हैं ना, समन्वित ज्ञान लेते हैं, तो वहां पर ये हमारी वाद विवाद विधि आती है। अब वाद विवाद विधि में किसी चीज का होना या ना होना, ठीक है। अब यहां पर वाद विवाद की बात क्या आती है, जैसे एक एग्जांपल में समझ लीजिए, ये क्या है, ये, और इसमें यहां तक पानी है। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, ग्लास कैसा है, जवाब दीजिए। आधा भरा हुआ। देखिए पहला आंसर आ रहा है, ग्लास आधा भरा है। और कोई बोलेगा? आधा खाली है। और कोई बोलेगा? दिव्यांश बताओ। पानी से भरा हुआ है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं ये तीनों गलत हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्लास पूरा भरा है, आधा पानी से, आधा हवा से। एम आई राइट? अब आप चर्चा कर डालो, कैसे यह बात कैसे सही, वह बात कैसे सही, क्या है क्या नहीं। अब आप तर्क वितर्क करिए। तो जो चीज आपने कही है आप इसको साबित करिए, हम ये बात साबित करेंगे। अंत में निष्कर्ष क्यों हवा नहीं है? जो खाली स्थान है वहां पर हवा होती है, ये नहीं पता क्या? वैक्यूम कहां है? समझ में आया? तो यहां पर हमारी विधियों के विषय पे चर्चा समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।